नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और वीआईपी न्यूज की विशेष चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना और आज की हमारी इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में यूसीसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है। वहीं बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे उत्तराखंड की कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के चलते क्या क्या प्रावधान है और किन किन सुविधाओं का इसमें प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड यूसीसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। सरकार जल्द इसकी अधिसूचना जारी करेगी। नियमावली तय करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। 5 सदस्यीय कमेटी तय करेगी नियम। 6 फरवरी को विधानसभा से मिली थी मंजूरी। महिला और पुरुष को बराबर अधिकार दिए। यूसीसी कानून में हलाला को लेकर भी सख्त सजा का प्रावधान है। हलाला मामले में 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी रहेगा। वहीं यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए भी प्रावधान है। बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। नियमावली बनने के बाद यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को मंजूरी दिए जाने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सरकार में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जो वादा जनता से किया था उसे पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ध्वनि मत से पास हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में यह बिल पेश किया था। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी भी गैर कानूनी मानी जाएगी। बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि आज का यह दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमें यह विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित करने का मौका मिला। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा में स्पष्ट हो गई है। यह कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं। यह कानून बच्चों और मातृशक्ति के भी हित में है। वही बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कई चीजों में बदलाव देखा जाएगा। 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में इस कानून को लाया गया था। बता दें कि समान संपत्ति अधिकार, बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं। यूसीसी बिल लागू होने के बाद ऐसे तमाम मुद्दे सामने आएंगे। और इसी के साथ अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ विक्रम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं।
विक्रम जी, यूसीसी लागू हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यूसीसी लागू होने के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रपति की जो मुहर है वो जी। लोकसभा चुनाव से पहले लग जाएगी, और ऐसा ही हुआ। जिस तरह से देखिए, राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है उनका धन्यवाद किया है। जी। उत्तराखंड राज्य जो है वो पहला राज्य बना है भारत में जहां पे यूसीसी लागू हो गया है। जी। और जिस तरह से देखिए, ड्राफ्ट का जो पूरा जिक्र आप कर रही थी, और बिल्कुल देखिए, समान जो संपत्ति का अधिकार है, चाहे वो विवाह से जुड़ा हुआ हो या अन्य वो हो, जी। उससे कहीं ना कहीं आने वाले जो दिन है उसमें काफी इसका जो है वो लाभ मिलने वाला है। और जिस तरह से देखिए, अगर आप इसको राजनीतिक तौर पर देखें तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से सीएए को लागू किया गया है, और यूसीसी जो है वो जब यूसीसी का जब ड्राफ्ट शुरू हुआ था, जब मुख्यमंत्री ने यूसीसी लागू करने की बात कही थी, तो उस दौरान कई सारे सवाल जो है वो लोगों के जहन में थे कि किस तरह का ड्राफ्ट होगा, किस तरह से इसकी तैयारी होगी, क्या इस पर उत्तराखंड सरकार क्या लागू कर सकती है। तमाम ऐसे जो सवाल थे उस पर अब विराम लग गया है और यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी लागू होने के बाद देखिए, जिस तरह से जो एक लोगों को जो समान अधिकार की बात कही गई है, जी। उसमें जो संपत्ति का सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार जो है इसमें दिया गया है, जो पैतृक संपत्ति है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विवाद जो है वो देखने को मिलते थे संपत्तियों को लेकर के, खास करके, और विवाह को लेकर के। कई धर्मों के अलग अलग तरीके इसके विवाह होते हैं, उनका तलाक का अलग अलग तरीका होता है, जिसको जो है वो अब एक सामान्य तरीके से कर दिया गया है। और देखिए, अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है, और ऐसे में उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड सरकार है वो यूसीसी को लेकर के वो जाने वाली है। 5 लोकसभा के जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो घोषित हो चुके हैं। जिस तरह से देखिए, 2 सीटों पर जो सिटिंग जो एमपी थे उनका टिकट काटा, हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काट करके नए लोगों को मौका दिया है, जिनमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है और दूसरे पौड़ी से अनिल बलूनी है। तो 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 10 सालों से है। इस बार भी प्रयास सरकार का यही रहेगा कि जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो यूसीसी हो या अन्य जो मुद्दे हैं, उनके माध्यम से जो है जनता के बीच में जाए, और वहां पर सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ये बताए कि देखिए, हमने जो यूसीसी लागू किया है उससे आप लोगों का बहुत फायदा होने वाला है। और जिस तरह से आप लोगों ने हमें 2019 के चुनाव में जिस तरह से 5 लोकसभा सीटें हमारी झोली में डाली थी, उसी तरह इस बार भी आप हमारी झोली में 5 सीटें दें। देखिए, चुनावी दृष्टिकोण से ही इसको देखा जा रहा है। और अन्य जो राजनीतिक दल है, चाहे मुख्य विपक्षी पार्टी हो कांग्रेस तो लगातार यूसीसी को लेकर के जो है उनका ये था कि इस पे विस्तृत जो है वो चर्चा होनी चाहिए, और विस्तृत चर्चा होने से बहुत सारे जो सुझाव थे वो विपक्ष के तौर पर सदन में दिए गए। और जिस तरह से देखिए, अब यूसीसी लागू हो गया तो जाहिर सी बात है, सरकार अपनी उपलब्धियों के तौर पर इसको जो है वो चुनाव मैदान में लेकर के जाएगी। और जिस तरह से सीए को लागू किया गया है, उससे यूसीसी और सीए को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाने वाली है। जी विक्रम जी, जिस तरह से आपने बताया कि यूसीसी को लेकर इस यूसीसी को चुनावी मुद्दा भी बनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इस यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में हलाला कानून का जिक्र किया गया है, तो आखिर यह कानून है क्या? देखिए, बिल्कुल जो हलाला, मैंने बताया कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज है। पंजाबी समाज समुदाय जो है उनका जो है अलग रिवाज है, इसी तरह मुस्लिम समुदाय है उनका अलग रिवाज है। तो उन सारी चीजों को जो है वो कंपाइल कर करके एक तरीके से, यानी कि समान नागरिक को, जिस तरह से चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा अन्य जाति धर्म का हो, वो सभी के लिए एक जैसी चीजें रखी है। जो उनकी पुरानी जो प्रथा है, उस प्रथा को जो है वो खत्म करने का काम जो है यूसीसी के माध्यम से किया गया है। और देखिए, जिस तरह से यूसीसी हो या सीए लागू किया गया हो, उसके बाद से तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कि धार्मिक जो भावनाएं हैं
उसको ठेस पहुंचेगी, कहीं पर अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लागू होने के बाद सभी की जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है, देखिए लोगों का यही कहना है कि हम जो पुरानी जो रीति रिवाज है उसमें बदलाव चाहते थे और बदलाव हुआ है। सरकार ने जो किया है, उन सरकार को जो सही लगा है वो सरकार करेगी, और वोट हमें किसे देना है ये हम तब डिसाइड करेंगे जब हम मतदान केंद्र में जाएंगे। तो देखिए जी, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग धर्मों को जिस तरह से एक करके एक समान नागरिक संहिता को यहाँ पर लागू किया गया है, उससे देखिए हर व्यक्ति के मन में अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातों के कारण ही देखिए सदन जब चलता है तो सदन में जब चर्चा होती है किसी भी चीज को लेकर के, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष विधायक हो, अलग अलग विधायक जो है अलग अलग जो उनके यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां होती है, जो जातीय समीकरण होता है वो वहां पर रखते हैं, और इसीलिए जो है सरकार बनती है, सदन चलता है, चर्चा होती है तमाम चीजों पर। और अलग अलग देखिए धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ जाएगी कि हाँ यूसीसी के माध्यम से ही अब सारी चीजें होनी है, किस तरह से आप करना है, तो तमाम चीजें हैं, एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को धरातल पर उतरने में थोड़ा वक्त लगता है। और जाहिर सी बात है देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही यूसीसी को लेकर के उनका फोकस रहा है और वो अपनी उपलब्धियों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। जी, जिस तरह से 6 फरवरी में विधानसभा सत्र आयोजित किया गया था, तब यह इस बिल को लेकर चर्चा की गई थी, लेकिन यह बिल आज राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद यह लागू किया जा रहा है। तो ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको ज्यादा यूसीसी का फायदा होगा, या फिर यूसीसी की जरूरत उस वर्ग को सबसे ज्यादा थी जो मंजूरी मिल गई है? देखिए शुरू से ही अगर यूसीसी को देखा जाए तो ऐसा कोड किया गया कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको जो है इससे यूसीसी से नुकसान होगा। लेकिन देखिए जिस तरह से आप अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो पहले जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके अगर बच्चों का अगर जिक्र करें तो बहुत अधिक संख्या में उनके बच्चे होते थे, लेकिन जैसे जैसे वो शिक्षित होते गए वैसे वैसे जो संख्या है वो भी इस बात को समझ गए कि बच्चे को हम अगर अच्छी परवरिश नहीं देंगे तो बच्चा जो है वो आगे चल करके क्या करेगा। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, आईएएस बनाए, वो पीसीएस बनाए, पुलिस में भर्ती करे। तो देखिए उस सपने को अब मुस्लिम समुदाय के वर्ग के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, और जैसे जैसे शिक्षित समाज हो रहा है वैसे वैसे जो है जो उनका मानसिक जो स्किल है वो डेवलप हो रहा है। तो जाहिर सी बात है देखिए समाज अगर शिक्षित होगा तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसका सही जो है इस्तेमाल होता है, और लोगों को जब जागरूक होते हैं, लोगों को पता है कि देखिए अगर आप कोई दंगा करते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है जब आप शिक्षित होते हैं तो तमाम चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलती है, और यही वजह है कि देखिए यूसीसी लागू होने के बाद या सीए लागू होने के बाद किसी भी तरह की कोई भी घटना की सूचना जो है वो नहीं मिली, क्योंकि लोग भी इस बात को समझते हैं कि देखिए अगर आप दंगा करते हैं या आप हिंसक विरोध करते हैं तो उसका नुकसान जो है वो बहुत बड़ा होता है। और हल्द्वानी की अगर बात करें तो बनभूलपुर में जो घटना हुई थी उसके बाद से जो सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई वहां पर, और जो मुख्य आरोपी थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं देखिए नुकसान जो होता है, आप हिंसक अगर कोई घटना करते हैं तो उसके बाद जो नुकसान होता है वो बहुत खतरनाक होता है, और इसको समझने की आवश्यकता है। और शायद यही वजह है कि सभी जो वर्ग के लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। हालांकि देखिए चर्चा होनी चाहिए और चर्चा से ही बहुत सारे हल निकलते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर सरकार का फैसला हो। देखिए चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होने से कई बार क्या होता है संशोधन भी होता है, और सकारात्मक चर्चा होने से कई बार सुझाव भी सरकार को मिलते हैं और सरकार उनको एक्सेप्ट करती है और संशोधन करके बदलाव करती है। जी, देखिए आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर जैसा कि आपने बताया कि यूसीसी का असर भी इस लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही अभी यूसीसी लागू हो चुका है, राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो ऐसे में क्या विपक्ष इसका विरोध कर रहा है या समर्थन कर रहा है? देखिए विपक्ष को भी ये बात पता है कि अगर वो इसका विरोध करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो है जिस तरह से मुस्लिम फेस वाला पार्टी कहती है तो उसका नुकसान जो है वो
कांग्रेस लेना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि अभी तक यूसीसी को लेकर के कोई ज्यादा कुछ जो है वो जवाब नहीं आया विपक्ष के तौर पर। विपक्ष ने स्वागत किया है। विपक्ष ने कहा है कि देखिए, हम चुनाव में जा रहे हैं और हमारे जो मुद्दे हैं वो अलग मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हमारे हैं। हम उत्तराखंड में भी चुनाव में जब रहेंगे तो हमारे जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय आधार पर रहेंगे। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। और हमने जो पिछले 10 साल भारतीय जनता पार्टी से पहले जो मनमोहन सरकार के जो कार्यकाल थे, हम उस पर जो है वो काम करेंगे। हम एमएसपी की गारंटी हम लेंगे। तो जो देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है वो सीधे तौर पर उसी एजेंडे के तहत उत्तराखंड में भी कांग्रेसी नेता दिखाई दे रहे हैं। जी विक्रम जी, जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी अब लागू हो गया है और उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां यूसीसी लागू हुआ है, तो यूसीसी का जिक्र क्या पहले भी हुआ था? 6 फरवरी 2024 को जब विधानसभा सत्र में यूसीसी का जो है वो रखा गया था सूचना पटल पर, तो ऐसे में क्या यूसीसी का जिक्र इससे पहले भी हुआ है? देखिए, यूसीसी को लेकर के पुष्कर सिंह धामी जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि उत्तराखंड में वो यूसीसी लेकर के आएंगे। जिस तरह से सत्र का आपने जिक्र करा, जो इससे पहले सत्र हुआ था उसका सत्रावसान नहीं हुआ था, यानी कि यूसीसी को कंटिन्यूटी में लेकर के आई है सरकार विधानसभा के अंदर। और ये सवाल विपक्ष लगातार कर रहा था कि सरकार जो है विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही है, सरकार ने कंटिन्यू क्यों करा है। सरकार की ओर से कहा गया कि देखिए, सत्र को हमने सत्रावसान नहीं किया था, यानी कि सत्र कंटिन्यू में है। उसके बाद बजट सत्र लेकर के सरकार आई और अब जिस तरह से यूसीसी जो है वो लागू हो गया है, तो जाहिर सी बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीधे तौर पर ये बात जानती है कि वो अगर हिंदुत्व से जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर के आएंगे, क्योंकि उनको हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है और जो जनाधार उनका है बड़े पैमाने पर वो हिंदुत्व वोट उनको मिलते हैं। और जिस तरह से अगर आप देखें, पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बहुत बड़ा डेंट मारा था। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो ये मान के चल रही थी कि उत्तराखंड में वो सरकार बनाएगी, क्योंकि अभी तक का आचरण अगर उत्तराखंड का देखे तो यहाँ पर कभी भाजपा की सरकार होती है तो अगली सरकार कांग्रेस की होती है, कांग्रेस की होती है तो फिर भाजपा की होती है, लेकिन कंटिन्यू जो है वो भाजपा की सरकार बनी। तो ऐसे में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा था वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा जो है वो डेंट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और यही कारण है कि यूसीसी को लेकर के कांग्रेस नहीं चाहती है कि चुनाव में उनको कोई नुकसान पहुंचे। तो जाहिर सी बात है, देखिए यूसीसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में होगी, क्योंकि 15-16 तारीख को आचार संहिता लगने की संभावना, और आचार संहिता लगते ही जो है चुनावी मोड में हो जाएगी भाजपा। और जिस तरह से 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने घोषित कर दी है, अभी से उन्होंने अपने जो एजेंडा है, एजेंडे में यूसीसी को शामिल कर दिया उत्तराखंड में। जी विक्रम जी, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। नियमावली बनने के बाद यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को मंजूरी दिए जाने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जो वादा जनता से किया था उसे पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो बदलाव आएंगे उनके बारे में यदि चर्चा की जाए तो इसमें पहला, समान संपत्ति अधिकार, यानी कि बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं। दूसरा, मौत के बाद संपत्ति, अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार होगा।
वहीं बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायाब सैनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद हरियाणा में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 7 विधायकों को दिलाई जाएगी मंत्री पद की शपथ। राजभवन में तैयारी पूरी, मुख्य सचिव कार्यालय भी तैयारी में जुटा। हरियाणा कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री होंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री मौजूद। जसपा का कोई भी विधायक नहीं लेगा शपथ। अभी तक कोई भी जसपा विधायक नहीं हुआ बागी। कुछ निर्दलीय विधायकों की लग सकती है लॉटरी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी अपने पहले दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। सुबह 10 बजे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के सियासी हालातों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद सीएम नायाब सैनी ने कहा कि सबको साथ लेकर मजबूती से हरियाणा को आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मनोहर लाल के नेतृत्व में जो हरियाणा की छवि बनी है, उन सब बातों को आगे बढ़ाना है। अब वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। मुलाकात के दौरान वह मंत्रिमंडल के विस्तार और 5 कैबिनेट मंत्रियों के विभागों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से भी उनके मिलने की संभावना है। वहीं नायाब सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नाराज चल रहे हैं। उन्हें मनाने की कवायद जारी है। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें 2 बार फोन कर चुके हैं। इसके बाद वह नायाब सैनी के विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने सरकार में शामिल होने के कोई भी संकेत नहीं दिए हैं। अनिल विज कह चुके हैं कि मैं बीजेपी का भक्त हूं, परिस्थितियां बदलती रहती है। मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। और वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, आज मुख्यमंत्री नायाब सैनी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे और इसके बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होने की भी संभावना जताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नायाब सैनी का आज ही दिल्ली का पहला दौरा है बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर, और आज उनकी पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई है। इसके साथ भी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार हरियाणा में हो सकता है जी। और इसके साथ ही अब आज राजभवन में भी इस बारे में हलचलें शुरू हो गई हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गतिविधियां शुरू हो चुकी है। आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में 14 मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री समेत, लेकिन अब जो परसों शपथ समारोह हुआ है उस मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अभी 8 और मंत्रियों का मंत्री शपथ लेंगे और इस दौरान कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों का सरकार को समर्थन है और इस शपथ समारोह में कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों के भी बतौर मंत्री के तौर पर लॉटरी लग सकती है। जी। वहीं नए मुख्यमंत्री नायाब सैनी के बनने के बाद अब गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्य गृह मंत्री परसों बैठक छोड़कर बीच में से निकले थे, उसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा हाई कमान इस पर नजर बनाए हुए थे और वो लगातार अनिल विज से संपर्क साध रहे थे और इस अनिल विज कहीं ना कहीं हाई कमान के संपर्क के बाद अनिल विज के तेवर नरम पड़ चुके हैं और इसका ही कारण है कि कल उन्होंने मीडिया में यह बयान दिया था कि मैं बीजेपी भक्त हूं और मैं पूरी तरह से बीजेपी के प्रति समर्पित। जी, जिस तरह से गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मैं पहले भी भाजपा का था, आज भी भाजपा का हूं, भाजपा के लिए काम करता था और अब कई गुना ज्यादा भाजपा के लिए काम करूंगा, फिर उनकी नाराजगी क्यों देखी जा रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वह जो विधायक दल की बैठक हुई थी और विधायक दल की बैठक में जिस तरह से विधायक दल का नेता
नायब सैनिक को चुना गया था, कहीं ना कहीं उसको लेकर उनके बीच में नाराजगी थी। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधान प्रधान ने अनिल विज से फोन पर बात की है और जेपी नड्डा के बातचीत के बाद कहीं ना कहीं अनिल विज के तेवर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, वहीं हरियाणा की बात करें, नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायाब सैनी की बात करें तो नायाब सैनी के शपथ लेने के बाद क्षेत्र में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है और आचार संहिता लग सकती है। इससे पहले जिस तरह से नायब सैनी को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ओबीसी मोर्चा में लगातार खुशियों की लहर है और भाजपा ने गैर जाट और जाट की एक बार फिर एक सियासत खेली है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है कि वो ओबीसी को प्रमोट कर रहे हैं लगातार और इसका कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में भी असर देखने को मिले। जी जी अश्विनी जी, अगर बात करें हरियाणा की तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा सीट के लिए टिकट मिला है, इसकी क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, उसमें 6 हरियाणा के एमपी की भी टिकट जारी कर दी गई है और एमपी के उम्मीदवारों में मनोहर लाल खट्टर को करनाल से नामित किया गया है। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस 6 उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी की 2 स्थानीय एमपी का टिकट कट चुका है, करनाल से संजय भाटिया का और सिरसा से सुनीता दुग्गल की जगह अशोक तंवर में विश्वास भी किया गया है और वहीं संजय भाटिया की जगह पर मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा गया है। वहीं आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिसमें हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में जिस तरह से एक लगातार वीडियो वायरल हो रहा है मौजूदा सांसद का, उसको लेकर कहीं ना कहीं रमेश कौशिक का पत्ता कटना तय माना जा रहा है। और वहीं अगर रोहतक की बात की जाए तो रोहतक पर उनको कोई जाट एमपी जो जिताऊ है उसकी कहीं ना कहीं तलाश जारी है और इसको लेकर मीडिया में लगातार ये सुर्खियां बनी हुई है कि अभिनेता रणवीर हुड्डा को रोहतक से आजमाया जा सकता है और वहीं जो मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा है उनको सोनीपत रिप्लेस किया जा सकता है। अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की बात की जाए तो प्रसिद्ध उद्योगपति नवीन जिंदल के बारे में लगातार सुर्खियां बन रही है। अगर जो हिसार सीट की बात की जाए तो विजेंद्र सिंह के जाने के बाद वहां से कुलदीप बिश्नोई के नाम को लगातार उछाला जा रहा है। जी अश्विनी जी, करनाल से जो है मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष में यहाँ कौन उम्मीदवार देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस बात पर नजर बनाए हुए है और जिस तरह की लोकसभा के बिगुल बज चुका है, विपक्ष भी अब जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची को घोषित करेगा। और अगर बात की जाए अंबाला से बंतो कटारिया को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है क्योंकि बंतो कटारिया के पति जो कि दिवंगत रतनलाल कटारिया हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका स्थान खाली था और ये आरक्षित सीट है। इसको लेकर कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का नाम उछाला जा रहा है कि कुमारी शैलजा को अंबाला से उतारा जाएगा। अगर जो करनाल की बात की जाए, करनाल पर अभी फिलहाल विपक्ष पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ किसको मैदान में उतारा जाए। जी अश्विनी जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि मुख्यमंत्री नायाब सैनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और इसी के साथ लगातार चुनावी दौर जारी है, जिसमें भाजपा की दूसरी सूची जारी हो गई है, जिसमें 72 प्रत्याशियों का जिक्र किया गया है। वहीं गडकरी नागपुर, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से लड़ेंगे। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से चुनाव लड़ेंगे। मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने 2 मार्च को की थी पहली लिस्ट जारी, जिसमें 16 राज्य और 2 यूटी से 195 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए। पार्टी ने अब तक कुल 267 कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए हैं।
वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार पहुंच रही है और इसी के चलते चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना, और वहीं बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। आज राहुल ने नासिक में कृषि उन्नत बाजार समिति में किसानों की सभा आयोजित की, जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के नेता संजय राउत भी मौजूद रहे। सभी ने राहुल गांधी का समर्थन किया और इसी के साथ राहुल ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति किसान के दुख को नहीं समझता, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता, तब तक वह किसान की मदद नहीं कर सकता। हमारी सरकार के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आपको यह लगेगा कि दिल्ली में किसानों की रक्षा करने वाली सरकार है। इस मौके पर संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी आम लोगों की बात सुनते हैं, उन पर अपनी बातें नहीं थोपते हैं। पहले हम कहते थे इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है। आज के समय में भारत और महाराष्ट्र के लिए वह रोशनी राहुल गांधी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी है। राहुल गांधी आज नासिक में रोड शो करेंगे, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजन करेंगे। 3 दिन बाद मुंबई में खत्म होगी न्याय यात्रा। दोपहर में किसानों से वह मुलाकात कर रहे हैं। 15 मार्च को ठाणे पहुंचेगी, 17 को मुंबई में खत्म होगी। चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान। राहुल गांधी की न्याय यात्रा लगातार हर क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा को कई जगह इसका समर्थन मिल रहा है। चुनाव से पहले राहुल गांधी कई जगह पर निकले। अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में राहुल गांधी पूजा करने पहुंचे। 3 दिन बाद मुंबई में खत्म होगी न्याय यात्रा। न्याय यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। बता दें कि कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर अब जल्द ही आचार संहिता लगने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद देने का वादा किया था। सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को भी उसमें लाभ देने की बात कही गई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार देश भर में पहुंच रही है। वहीं इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान पहुंची थी, उससे पहले उत्तर प्रदेश पहुंची थी और लगातार राहुल गांधी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। खासकर किसानों को साधने की राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी की अब न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। 15 मार्च को ठाणे पहुंचेगी, 17 को मुंबई में खत्म होगी, जिसे लेकर लगातार राहुल गांधी की न्याय यात्रा का सभी समर्थन कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी है। राहुल गांधी आज नासिक में रोड शो करने पहुंचे, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजन करेंगे। 3 दिन बाद मुंबई में खत्म होगी न्याय यात्रा। दोपहर में किसानों से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी है। आज राहुल गांधी ने नासिक में रोड शो किया।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी। यात्रा का करीब 6,700 किलोमीटर लंबा मार्च 15 मार्च को ठाणे में एंट्री करेगा। ठाणे प्रवास के दौरान राहुल गांधी मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज और समाज सुधारक बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि देंगे। 16 मार्च को चैत्य भूमि में एक सभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के मुताबिक यात्रा 17 मार्च को मुंबई में एक रैली के साथ समाप्त होगी। बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जहां 17 मार्च को राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा खत्म होगी और 17 मार्च को इस न्याय यात्रा का अंतिम दिन होगा। मुंबई में इस यात्रा का अंतिम दिन रहेगा। 17 मार्च को यह यात्रा समाप्त होगी जो मणिपुर से शुरू हुई थी। और वहीं इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इंदौर से दिव्यानंद अर्गल जी जुड़ चुके हैं। दिव्यानंद जी, राहुल गांधी की जो यात्रा है, न्याय यात्रा, वह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस न्याय यात्रा को कितना समर्थन मिला है? तो मणिपुर से शुरू हुई थी और यात्रा लगभग 6,700 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके 15 मार्च को ठाणे में एंट्री होगी। आज मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी और वहीं पर राहुल गांधी आज नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है और कांग्रेस इस वक्त अगर मुद्दे की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर बेरोजगारी को लेके और रोजगार पर ज्यादा फोकस हो रहा है और सबसे ज्यादा फोकस महंगाई को लेके इस यात्रा में लोगों का समर्थन मिल रहा है। जी दिव्यानंद जी, जिस तरह से आपने बताया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज नासिक में प्रवेश करेगी। आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा नासिक में पहुंच चुकी है। 12 बजे त्र्यंबकेश्वर के उन्होंने दर्शन किए हैं और इसी के साथ अब किसानों से वह संपर्क कर रहे हैं, किसानों से वह बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो किस तरह से किसानों की समस्याओं को वह हल कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि आज महाराष्ट्र के अंदर यात्रा प्रवेश कर चुकी है, जिसपे एनसीपी संस्थापक शरद पवार जी और मैं आपको बता दूं कि शिवसेना ठाकरे सांसद संजय राउत जी भी इस सभा में शामिल हो रहे हैं। वहीं किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके लेकर प्याज, अंगूर, टमाटर इनको लेके जो किसानों के जिस तरीके से किसान मेहनत करता है खेत में, उसका उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता है, उसी को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों के हित में एक फैसला लेंगे और किसानों को उचित मुआवजा दिलाएंगे। जी, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश की। अगर बात करें तो कांग्रेस ने 15 महीनों में अपनी जो भी उनकी यह योजना है जिनका बखान वह अब कर रही है, तो उन 15 महीनों में उन्होंने इन योजनाओं का जिक्र क्यों नहीं किया? जी, मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने बोला था किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। हालांकि ये कांग्रेस की तरफ से ही हुआ था, कुछ लोगों के किसानों का कर्ज माफ भी हुआ था, कई सारे ऐसे अहम मुद्दे थे। वहीं अगर इन पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने बोला कि हमारी 15 महीने की सरकार है, हम शुरुआत कर ही रहे थे, तब तक की सरकार गिर चुकी थी, जिस कारण हम किसानों की कई सारी समस्याओं को हल नहीं कर पाए थे। जी, जिस तरह से कांग्रेस अपनी योजनाओं का बखान कर रही है, जिस तरह से न्याय यात्रा में राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि वह महिलाओं को हर महीने जो है सहायता राशि देंगे, उनको रोजगार के तौर पर नए रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, तो ऐसे में क्या उनको न्याय यात्रा के तौर पर समर्थन मिल रहा है? क्या लोगों का इस ओर आकर्षण बढ़ रहा है कांग्रेस की तरफ? जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है महिलाओं को लेके। उन्होंने बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो नारी न्याय गारंटी योजना के तहत हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। हाँ, इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने का ये पूरा प्लान है कांग्रेस का, और लोकसभा से पहले इस योजना का बखान करना कहीं ना कहीं ये लगता है कि बहुत बड़ा दांव खेलने जा रही है कांग्रेस।
जी, जिस तरह से आपने बताया है कि जो कांग्रेस ने अपनी न्याय यात्रा में या कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को लेकर यह बात की है कि कांग्रेस महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देगी, तो महिलाओं की संख्या काफी तादाद में बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में हर महिला को अगर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे तो क्या इससे आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ेगा, रोजगार पर इसका फर्क पड़ेगा? जी, बिल्कुल, मैं बता दूँ आपको कि अगर इनका ये कहना है कि हर महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा, जिससे कहीं न कहीं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाएगी, इससे फ़र्क तो पड़ेगा। जी। लेकिन इनमें कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ कि इसमें इनका कुछ पैरामीटर्स होंगे, जिस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली ये महिलाओं को इनको देना पड़ेगा, अगर ये जी। कांग्रेस में आती है तो। जी, देखिए जिस तरह से महिलाओं को अगर राशि दी जाएगी, योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं जो व्यापारिक वर्ग है, ऐसे में तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन महंगाई जो है वह चरम पर पहुंच जाएगी। जी, बिल्कुल, अगर इनकी यही मंशा है कि हर महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे तो महँगाई ज़रूर चरम पे आएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में प कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था बदलते हुए दिखेगी, क्योंकि 1 लाख रुपए देना ये बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा महिलाओं के जी। लिए, हर महिला को लगाना। जी, जी दिव्यानंद जी, फिलहाल अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर में जो है शंकर लालवानी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है, तो इसकी क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूँ पिछली बार भी इंदौर से वो सांसद रहे, तो इस बार बीजेपी ने फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया है और कहीं न कहीं सर्वे में ये नाम निकल के आया है कि वो फिर से वो मजबूत स्थिति में माने जा रहे हैं शंकर लालवानी जी, इसलिए बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। वहीं शंकर लालवानी के अलावा और प्रत्याशियों की बात करें, इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की बात करें, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? मैं आपको बता दूं बीजेपी पूरी तरीके से मैदान में उतर आई है और जी। इधर बीजेपी कहना है कि 2014 लोकसभा चुनाव बीजेपी को 2 सीट से हाथ धोना पड़ा था, 2 जी। सीट्स कम आई थी उनके खाते में। 2019 में 1 सीट छिंदवाड़ा की वो उनसे निकल गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने बोला है कि 29 की 29 लोकसभा सीट को हम जीत के प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में उस 29 की 29 लोकसभा सीट डालने का काम करेंगे। और बीजेपी मैं आपको बता दूं इस बार अभी अगर आज बात करूं तो मुख्यमंत्री ने पर्यटन के लिए एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया हुआ, जिसके माध्यम से आम आदमी को बाई एयर उनको दर्शन कराए जाएंगे। जी। जी, जिस तरह से सुनने में आया है, खबरों के मुताबिक हमें पता चला है कि 11 दिन के मंथन के बाद जो है शंकर लालवानी को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है। तो आखिर 11 दिन मंथन शंकर लालवानी के नाम पर मुहर लगाने के लिए क्यों लगा? जी, मैं आपको बता दूं कि क्या कहते हैं इंदौर में कई और दावेदार थे जो दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई वोटर्स ना रहा, कोई जी। जनप्रतिनिधि नाराज ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा यही देखा जाता है कि सबको साधते हुए चलना है। तो यही कारण था कि 11 दिन इनको मंथन लगा था शंकर लालवानी जी को दोबारा टिकट देने में। आखिर में उनको टिकट दोबारा मिल गया। आज मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में अब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उनका एक ही लक्ष्य है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें मोदी जी की झोली में डालने का है। इसीलिए इनका समय लगा, क्योंकि बीजेपी का यही कहना, यही मुद्दा रहता है कि कोई रूट है ना, सबको साथ लेके चलने का उनका लक्ष्य रहता है। जी, जिस तरह से शंकर लालवानी को टिकट मिलने के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन वही अगर कांग्रेस की बात करें तो इसके विपक्ष में कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां फिलहाल देखने को मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी थी, कांग्रेस ने अपनी सारी आला कमान, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और उप नेता प्रतिपक्ष या नेता प्रतिपक्ष, सभी को बदल दिया था। हालांकि कांग्रेस का यही दावा है, मानना है कि 9 से 10 सीट वो जीत मध्य प्रदेश में लेके आएंगे। और कांग्रेस की जमीनी स्तर की बात करें तो अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हम मेहनत कर रहे हैं, काम चल रहा है, हमारा लोगों से मिल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात करें, बीजेपी जिस तरीके से मेहनत कर रही है उस तरीके से कांग्रेस की मेहनत बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी जगह जगह जाके लोगों से मिल रही है, बूथ स्तर पर बीजेपी काम कर रही है, गांव में जाके सरकारी योजनाएं जो मोदी जी की लाभार्थी योजनाएं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है। जी जी, दिव्यानंद जी, जिस तरह से आपने बताया कि वैसे तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस 9 से 10 सीटों पर ही जीतने का दावा कर रही है, वहीं भाजपा 29 सीटों को ही जीतने का दावा कर रही है। जमीनी स्तर पर उनकी तैयारियां देखने को नहीं मिल रही है, वहीं बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। तो ऐसे में क्या यह मान सकते हैं कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर काफी कमजोर दिखाई दे रही है?
जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जमीनी स्तर पर काफी कमजोर दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस में सबसे ज्यादा विवादित चीज आ रही है, क्योंकि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ प्रदेश में कई सारे लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी या काफी नेता हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कारण यही है कि कांग्रेस के अंदर आपसी मतभेद बहुत ज्यादा हो रहा है। आपसी लोग कभी अगर बात करें, कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस कारण कांग्रेस अभी जमीनी स्तर पर उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ विपक्ष पे हमलावर है, सिर्फ महंगाई को लेके, रोजगार को लेके और वहीं जातिगत जनगणना को लेके बहुत ज्यादा सवाल उठा रही है। इस कारण हालांकि उनको लगता है कि कई ऐसे मध्य प्रदेश में कई ऐसे गढ़ हैं जो पिछले कई सालों से बीजेपी के वहां सांसद आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस इस वजह से सिर्फ 9 से 10 सीट पर सिमट के रहने का सोच रही हो। चलिए, यह तो देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा या कांग्रेस का, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर अब सभी पार्टियां तैयारियों के मूड में है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जमीनी स्तर पर अधिक पड़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस जमीनी स्तर पर अभी काफी कमजोर दिखाई दे रही है। आज की हमारी इस विशेष चर्चा में हमने यूसीसी को लेकर बात की है, साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। 17 मार्च को अंतिम दिन होगा और लोकसभा चुनाव को लेकर भी हमने चर्चा की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।